बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इनमें जो प्रोग्राम है वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे परफॉर्म करके उनकी आउटपुट भी देखेंगे, इनको समझेंगे कि इन प्रोग्राम्स को हमने सॉल्व कैसे करना होता है। आपने इनको ख़ुद भी प्रैक्टिस में लेकर आना है। उसके लिए आपके पास आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कंपाइलर होना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको देख के आपको समझ तो आ जाएगी, लेकिन जब तक आप ख़ुद इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक 100% समझ नहीं आती। तो उम्मीद है कि आप इसको परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट मैं रीड आउट करता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को समझना होता है। अगर हमें प्रोग्राम की स्टेटमेंट समझ आ गई तो समझ लें कि प्रोग्राम हम कर सकेंगे। अगर हमें प्रोग्राम बनाना आता है लेकिन उसकी स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई, हमने स्टेटमेंट को सही तरह से समझा नहीं, तो हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से आपने सर्कल का रेडियस एंटर करवाना है। एंड देन कंप्यूट्स एंड डिस्प्लेज द सर्कल्स एरिया। आपने फिर उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर से मुराद क्या है? रेडियस, जो हम इनपुट में ले लेंगे, और पाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14। अब नीचे उसने एक नोट लिखा हुआ है वेयर पाई इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। उसने क्या, पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, और क्या वैल्यू है ये? पाई इज़ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3.14159। ये पाई की कांस्टेंट वैल्यू बताई है। आगे एक नोट है ब्रैकेट में, उसने कहा है कि डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्रो पाई विद हैश डिफाइन डायरेक्टिव। लेकिन आपने इस पाई को कांस्टेंट बनाना है, और कांस्टेंट बनाने के लिए आपने हैश डिफाइन डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना है। ये उसने बता भी दिया। अगर ना बताता तो फिर भी हमें पता होना चाहिए था, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी वैल्यू को कांस्टेंट बनाते हैं या कांस्टेंट मैक्रो बनाते हैं, उसके लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं हैश डिफाइन की। और हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो भी उसने दे दी है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, पाई की वैल्यू आपने कांस्टेंट बनानी है, फॉर्मूला लगाना है, और आपके पास आउटपुट आ जाएगी। वो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और आपने आउटपुट दे देनी है। तो सिंपल, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने मैंने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन इसमें आपने सबसे पहले तो पाई को डिफ़ाइन करना है, यानी आपने उसको कांस्टेंट मैक्रो बनाना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप हैश इंक्लूड से पहले लिख दें, बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो हैश डिफ़ाइन, और मैंने यहाँ पे लिखा पाई 3.14159। ये पाई की वैल्यू को मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब ये कांस्टेंट वैल्यू ये चेंजेबल नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मेन के फंक्शन में दो वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। फ्लोट, रेडियस के लिए मैंने आर, और एरिया के लिए मुकम्मल एरिया का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब रेडियस जो है वो हमने, क्योंकि यूज़र से लेना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ में उसको पहले तो मैसेज प्रिंट करूँगा, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। और ये मैसेज प्रिंट करने के बाद हम जाहिर सी बात है कि स्कैन एफ लगाएंगे फॉर द इनपुट, और इसमें हमने जो वैल्यू लेनी है वो किस में? आर में लेनी है। और आर की डाटा टाइप क्या है हमारे पास? फ्लोट है। तो फ्लोट के लिए होता है %f, और कोमा के बाद हम लगा देंगे वेरिएबल आर। इस तरह से हमने उससे इनपुट ले ली। जब हमने इनपुट ले ली तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया इज़ इक्वल्स टू, एरिया ये वही वेरिएबल है जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। एरिया इज़ इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में भी उसने बताया हुआ है। और उसने बताया है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे हम स्क्वायर किस तरह से लेंगे, जिस तरह से मैथ्स में स्क्वायर लिया जाता है एक्सपोनेंशियल पावर में, इस तरह यहाँ पे टर्बो में या किसी भी कंपाइलर में इस तरह की ऑप्शन नहीं होती। डेव C++ जो हम यूज़ करें, इसमें भी ऐसी ऑप्शन नहीं है। तो सिंपल आपने 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो सबसे पहले तो हम पाई लिखेंगे। पाई को हमने मल्टीप्लाई करना है आर से, और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है आर से। ये आर का स्क्वायर कंसिडर हो जाएगा। ये करने के बाद आपने अब क्या करना है, आपने ये वैल्यू प्रिंट करनी है, और जो एरिया में आपने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ सर्कल। तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल
इक्वल्स टू, और एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, परसेंटेज एफ लगाएंगे, क्योंकि हम एरिया वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं और इसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है। तो कोमा के बाद मैं यहाँ पे एरिया एज इट इज़ लिख रहा हूँ वेरिएबल, और इसको मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा चलता है या फिर कोई एरर्स है। प्रोग्राम चल गया बिल्कुल सक्सेसफुली, रन भी हो गया, कंपाइल हुआ, उसके बाद रन भी हो गया। तो यहाँ पे अब वो इस टाइम प्रिंट एफ पे मौजूद है और वो कह रहा है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, और आगे स्कैन एफ पे रुका हुआ है, स्कैन एफ पे वेट कर रहा है हमारी इनपुट का। तो फर्ज करते हैं कि यूज़र ने जो इनपुट दी है वो है 5.8। 5.8 यूज़र ने रेडियस बता दिया। जब यूज़र रेडियस ये एंटर करके जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करेगा तो यहाँ पे इस लाइन में एरिया कैलकुलेट होगा। एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू ये दी हुई है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आर की वैल्यू से, और आर की वैल्यू क्या है 5.8, क्योंकि यूज़र ने यहाँ पे जब रुका हुआ था तो 5.8 एंटर किया था। तो यहाँ पे हम किस वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हैं, आर में। तो आर की वैल्यू 5.8 फिर मल्टीप्लाई 5.8। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, एरिया के वेरिएबल में। और फिर प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, आगे एरिया जो वेरिएबल है जिसमें आंसर स्टोर है, यानी सर्कल का एरिया हमने कैलकुलेट करके स्टोर किया हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और प्रोग्राम फिर एंड हो जाएगा। तो देखते हैं एंटर करके, ये आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 105.683098। ये हमारे पास सर्कल का एरिया निकल आया। आप इसको डिफरेंट वैल्यूज़ देकर भी चेक कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ और इस बार मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 4.1। जब 4.1 वैल्यू दी तो देखें इस बार 52.810127। तो याद रखिएगा कि हम किस तरह से कांस्टेंट मैक्रो बनाते हैं और किस तरह से हम स्कैन एफ में वैल्यू लेते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 का कॉन्सेप्ट है। आगे जाकर ये स्कैन एफ, प्रिंट एफ बार बार इस्तेमाल होनी है, तो ये इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको डाटा टाइप्स की पहचान हो जाए। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द वैल्यू a u 3.456 e10 एंड 50 इन सेपरेट मेमोरी सेल्स। वो कहता है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ये वैल्यूज़ स्टोर करे। और ये वैल्यूज़ कौन सी हैं, a u, ये दो वैल्यूज़ हैं, तीसरी वैल्यू है 3.456 e10, और ये हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू है, यानी फ्लोट या डबल कह सकते हैं इसको, या लॉन्ग डबल भी कह सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ वैल्यू हमारे पास वो है 50। वो कहते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को आपने सेपरेट मेमोरी सेल्स में स्टोर करना है। अब मेमोरी सेल्स किसे कहते हैं, याद रखिएगा मेमोरी सेल्स से मुराद वेरिएबल्स हैं, क्योंकि वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। यानी इन सब के लिए आसान अल्फाज में कहें तो अलग अलग वेरिएबल आपने इस्तेमाल करना, एक ही वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर वेरिएबल की अपनी डाटा टाइप होती है। तो सेपरेट मेमोरी सेल्स आपने इनके लिए लेने हैं, यानी सेपरेट वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे और हर एक वैल्यू के लिए अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और ये वैल्यूज़ उनको साइन करनी पड़ेंगी उन वेरिएबल्स को। उसके बाद हम फिर प्रिंट भी कर देंगे वैल्यू अगर करनी है तो। आगे वो कहता है कि योर प्रोग्राम शुड गेट द फर्स्ट 3 वैल्यूज़ एज इनपुट डाटा, यानी प्रोग्राम में जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो इनपुट के तौर पे लेनी है। इसका मतलब है कि इनके लिए हमने इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, जबकि जो फोर्थ वैल्यू है उसके बारे में उसने क्या बताया है, बट यूज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू स्टोर द लास्ट वैल्यू। और जो लास्ट वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। असाइनमेंट स्टेटमेंट यानी आपने इक्वल का साइन लगाना है। उसका कहने का मकसद ये आपने ख़ुद से ये वैल्यू लेनी है प्रोग्राम में, यूज़र से नहीं गेट करनी। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके लिए वेरिएबल आएगा करैक्टर, थर्ड वैल्यू के लिए हमारे पास वेरिएबल आएगा फ्लोट, और फोर्थ वैल्यू के लिए हमारे पास जो वेरिएबल आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा इंटीजर का, क्योंकि 50 वैल्यू है। तो इसने ये नहीं कहा कि आउटपुट दिखानी है, तो इसलिए आउटपुट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, 3 वैल्यूज़ गेट करेंगे और एक जो है हम खुद से वैल्यूज़ को दे देंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 2 वैल्यूज़ हैं वो तो करैक्टर टाइप की हैं, तो 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं
A, B, ये करेक्टर टाइप के हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से लेनी है। थर्ड वैल्यू जो है वो फ्लोट टाइप की है, तो एक फ्लोट वेरिएबल ले लेते हैं C। फोर्थ जो है वो इंटीजर है, इंटीजर D इज़ इक्वल्स टू, इसको वैल्यू खुद देनी है तो मैं यहाँ पर खुद से वैल्यू दे देता हूँ 50। अब हमने कैरेक्टर में यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट करता हूँ एंटर फर्स्ट वैल्यू या एंटर फर्स्ट कैरेक्टर, एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये उसको मैसेज प्रिंट किया। और हमें पता है कि कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हमारे पास स्कैनएफ जो है वो हैंडी नहीं है, जबकि कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हमारे पास getch और getche ये दोनों हैंडी फंक्शंस हैं। तो बेहतर ये होता है, रिकमेंडेड ये है कि हमारे पास जब कैरेक्टर इनपुट हो तो हम getch या getche का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे स्कैनएफ लगाने की बजाय getch या getche लगा रहा हूँ, a इज़ इक्वल्स टू getche लगा रहा हूँ ताकि वो कैरेक्टर डिस्प्ले भी हो जाए। आपको पता है कि e हो तो इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर एंटर होगा वो डिस्प्ले भी होगा। उसके बाद एक और printf लगाते हैं और इसमें भी हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं एंटर सेकंड वैल्यू, यानी सेकंड वैल्यू एंटर करो। और उसके बाद फिर उसी तरह से b इज़ इक्वल्स टू getch, क्योंकि ये भी कैरेक्टर टाइप का है और इसमें भी हम कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं, तो इसलिए getche का ही मैंने फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद ये भी हो गया। अब थर्ड वैल्यू जो है वो फ्लोट टाइप किया, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम स्कैनएफ ही यूज़ करेंगे। तो प्रिंटएफ में मैसेज प्रिंट किया एंटर थर्ड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू जो है वो हमने किस में लेनी है, स्कैनएफ में। तो स्कैनएफ इसके लिए हम लगाते हैं %f, क्योंकि हमने C को फ्लोट लिया हुआ थर्ड वैल्यू के लिए, %f, और फिर कोमा के बाद हम क्या लगा देंगे, C लगा देंगे। तो C में जो है वो थर्ड वैल्यू यानी फ्लोट टाइप की स्टोर हो जाएगी, और इसमें कोई वैल्यू प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा ही नहीं है। तो ये यहाँ पे जो मैंने कॉलन लगाया है ये डबल कोट्स के अंदर आएगा ऐसे। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। यहाँ पे एक एरर है, और वो एरर क्या दे रहा है कि getche वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एरर है क्या। वो कह रहा है getch को डिक्लेयर नहीं किया। एक्चुअली हमने इसकी प्रोटोटाइप नहीं लगाई हुई, इसकी हेडर फाइल नहीं लगाई हुई। तो याद रखिएगा कि getch और getche इन दोनों की डेफिनेशन होती है .io.h में। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ .io.h। अब ये चल जाएगा सक्सेसफुली। तो इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। जब हमने इसको कंपाइल एंड रन किया तो देखें ये चल गया। तो मसला किसका था कि हमने इससे मुतलका जो हेडर फाइल थी वो नहीं लगाई हुई थी। तो वो कहता है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, यानी फ़र्स्ट वैल्यू एंटर करें, एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो जो फर्स्ट वैल्यू है बुक के अकॉर्डिंगली वही वाली हम एंटर करेंगे, और बुक के मुताबिक जो उसने फ़र्स्ट वैल्यू हमें दी हुई है वो है कैपिटल A। चूँकि कैरेक्टर है तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ कैपिटल A। जैसे ही कैपिटल A एंटर किया तो देखें अगला मैसेज शो हो गया एंटर सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू जो है वो है कैपिटल U। तो मैंने यहाँ पे सेकंड U एंटर किया सेकंड वैल्यू के तौर पे। दोनों कैरेक्टर थे तो मैंने कैरेक्टर वेरिएबल ही लगाए हुए हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैसेज प्रिंट हो गया एंटर थर्ड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू जो है वो जिस तरह से उसने हमें दी हुई है क्वेश्चन में वही वाली वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 3.456E10। ये वैल्यू एंटर की। ये करने के बाद जब मैंने एंटर किया, क्योंकि स्कैनएफ है इसमें एंटर करना पड़ता है, जब एंटर किया तो ये प्रोग्राम एंड हो गया। आप देख सकते हैं हमने चूँकि आउटपुट कोई की नहीं हुई तो इस वजह से इन वैल्यूज़ की मज़ीद कोई प्रिंटएफ लगी नहीं, तो कुछ भी मज़ीद आउटपुट नहीं है, प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये एक ही लाइन में प्रिंट होने का मकसद ये है कि हमने \n नहीं लगाया हुआ। तो इसका तरीकाकार ये है कि नेक्स्ट लाइन से पहले आप \n लगा दें ताकि हर बार वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर \n लगा दिया। ये चूँकि फ़र्स्ट लाइन है तो इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं और इसको अब देखते हैं कि अब किस तरह से ये हमें आउटपुट देगा और किस तरह से नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने एंटर की A। तो देखें जैसे ही मैंने A का बटन प्रेस किया तो वो नेक्स्ट मूव कर गया, मैंने एंटर का बटन प्रेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि getch और getche में एंटर का बटन प्रेस करने की कोई शर्त नहीं होती। उसकी वजह ये है कि इन्होंने करैक्टर इनपुट लेनी होती है, और करैक्टर का मतलब एक सिंगल करैक्टर होता है कीबोर्ड से।
इसमें ये चांस ही नहीं होता कि यूज़र 2 करैक्टर एंटर कर ले, जबकि स्कैनएफ में इस तरह से था कि अगर यूज़र एक से ज़्यादा करैक्टर एंटर कर देता है तो उसको मौका मिल जाता है। तो इस वजह से हमने पढ़ा था कि जो स्कैनएफ है वो हैंडी नहीं है और ना ही रिकमेंडेड है फॉर द करैक्टर इनपुट। उसके लिए गेटसीएच और गेटसीएच ही अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू एंटर करते हैं कैपिटल यू, तो देखें वो नेक्स्ट मूव कर गया। जैसे ही मैंने बटन प्रेस करके रिलीज़ किया वो आगे मूव कर गया और थर्ड वैल्यू मांग रहा है। और हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो मैं एंटर करता हूँ 3.456 E10। ये एंटर करने के बाद जब मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो देखें प्रोग्राम एंड हो गया। आगे मज़ीद कुछ भी नहीं, आगे मज़ीद कोई आउटपुट नहीं, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो चुका है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था आपका कि आपकी पहचान हो जाए डाटा टाइप से, आप लोग फेमिलियर हो जाओ वैल्यू को देख के, डाटा टाइप को जानने में आपको पता चल जाए कि किस वैल्यू से रिलेटेड या उससे मुतल्लिका उसकी कौन सी डाटा टाइप होनी चाहिए। तो ये इस वजह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करवाया गया था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 10 की। और जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बताया किस तरह से करना है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने वाला, उसकी भी समझ आ गई होगी। तो एक तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया है इससे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के उसके चांसेस होते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमने कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने होते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है और इनकी आउटपुट क्या है वो भी हमने देख ली। उम्मीद है कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 11 और 12 वो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनको भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको प्रैक्टिकली खुद भी परफॉर्म करेंगे ताकि आपको 100% इसकी समझ आ सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।